जो मुझे कैंसर था उसका नाम था ट्रिपल नेगेटिव। वो लाल रंग की दवाई होती है और इतनी खतरनाक होती है, उसका विश्व भर में नाम रखा गया है रेड डेविल, क्योंकि वो बहुत प्रताड़ित करती है। ऐसी ऐसी शरीर को यातनाएं होती हैं जैसे कि मानो देखती थी कि बहुत सारी महिलाएं कीमो के बाद 1 दिन का 2 दिन का आराम लेकर सीधा ऑफिस जाती थी या फिर उसी दिन कीमो के बाद ऑफिस चली जाती थी। तो ऐसा भी होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी शरीर के ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। मेरे 405 भी रह गए थे, तो उसके लिए पेट पे इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो पेट में तो दर्द होती ही है, बट अब इंजेक्शन तो ले लिए तो वाइट ब्लड सेल्स फटाफट शरीर में बनेंगे। कि कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। इतना फास्ट बनते हैं तो शरीर में दर्द हो जाती है। तो पूरे शरीर में दर्द है, स्किन में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बोन मैरो में भी दर्द है। मैंने ये सोचा कि मैं ये सब नहीं संभाल सकती, बट देवी माँ के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये सब मैं अपना पूरा बोझा, अपना पूरा वजन मैंने देवी माँ को अर्पण कर दिया। मैंने कहा ये आप ही संभालो, आपके लिए तो ये कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानती हैं? पहले तो मैं इसको आजकल का नया कुछ फालतू चीज़ मानती थी, बट ये है क्योंकि मैं रामायण से इतनी परिचित हो गई और मैं श्री राम को समझने लगी, देवी सीता को समझने लगी, और मैंने देखा कि श्री राम और देवी सीता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अरे बिल्कुल नहीं। मेरे भाई ने मुझे एक बुक दी थी, द सीक्रेट। हाँ, मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा ये क्या बहस है, जैसे ही कुछ है। आई थिंक वो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करता है वो 10 सीक्रेट से उसकी जर्नी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर कहीं ना कहीं मैं उसको अट्रैक्ट कर रही थी कि ठीक है, दुख आए, मेरे आंसू आ रहे हैं तो क्या, मैं उसके आगे बढ़ूँगी। और 2025 इस वर्ष ने हमें अगर कोई बात सिखाई है तो यही सिखाई है कि ये हमारे प्राण किसी भी समय जा सकते हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। श्री राम एंड देवी सीता ने कभी नहीं बोला हमारे साथ ये हो रहा है, इसने ये किया। वो कभी विक्टिम मोड में नहीं गए। विक्टिम मोड कभी नहीं खेला उन्होंने, बिल्कुल। मुझे लगा ये मेरे रोल मॉडल्स हैं। विक्टिम मोड में जाओ ना तो फिर आप नीचे फिर डिप्रेशन में मर ही जाओगे। तो स्वागत है आपका आरती जी, और मैं अपने सभी ऑडियंस को बता देना चाहूँगा कि आज जो हमारे साथ गेस्ट इस पॉडकास्ट एपिसोड में आई हैं, इनका नाम है आरती पाठक। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनकी पूरी जर्नी के बारे में जाना, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया और मैंने फिर इनसे संपर्क किया और मुझे पता लगा कि ये एक ऑथर हैं और ये एक बुक है ट्रिपल नेगेटिव। इसकी ऑथर इन्होंने अपनी जर्नी को इसमें बयान किया है कि किस तरह कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो एक जो पेनफुल जर्नी रही है, उन सब का सामना करते हुए और मजबूत बन के निकलने की जो जर्नी रही वो इस बुक में बयान इन्होंने की है। और आज हम इसी बुक के रिगार्डिंग इनसे बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, वो कौन कौन से इंसिडेंट्स थे जो एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ जिसको आप कह सकते हैं। तो कैसी आती जी आप? नमस्ते, बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये पहला ऐसा कोई पॉडकास्ट होने जा रहा है जिसके अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ज़रूरी टॉपिक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पॉडकास्ट के लिए कई सारे टॉपिक्स लोग चुन चुके हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स को टच करने में आज भी लोग कतराते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ क्योंकि आपने इस जंग को एक बहुत बड़े हद तक जीत लिया। अभी ये प्रोसेस जारी है, जैसा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के पहले ऑफलाइन बताया था, एक लंबा प्रोसेस होता है ये, लेकिन आपने बहुत हद तक इसको जीत लिया और मैं आशा करता हूँ पूरी तरह आप जीतेंगी भी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जो जर्नी रही है ये उन लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग साबित होने वाली है, मुझे इस चीज़ का विश्वास है, जो कि इस समय उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जिससे आप गुजर चुकी हैं। तो मैंने इस बुक का जब टाइटल पढ़ा, ट्रिपल नेगेटिव, अ टेल ऑफ लव, फेथ एंड सरेंडर, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार घर कर गया कि ये लव फेथ तो समझ में आ रहा है, सरेंडर का क्या मामला था? ये समर्पण जो शब्द है ये आपने कैसे इसको अपने इसमें बुक में ढाला है? तो आपके दर्शकों के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि मेरी बुक जो है ये ट्रिपल नेगेटिव, इसमें मैंने अपने कैंसर के बारे में तो बताया ही है, बट एक्चुअली ये 2021 की बात है, कोविड की जब दूसरी लहर थी, और अचानक से कोविड के कारण मेरी माँ का निधन हो गया था और उसी के चंद घंटों बाद मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। तो मैं अपने आप को इसके पहले, इस सब के पहले सोचती थी कि मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितने बाकी लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये मानती थी कि मैं बहुत चीज़ों से जूझ नहीं सकती क्योंकि मैं अपने लिए बोल नहीं पाती थी, या मुझे लगता था कि मैं बोल नहीं सकती और मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता था। बट इस जर्नी के दौरान मैंने सीखा कि रोना कमज़ोरी नहीं है, आंसू आना कमज़ोरी नहीं है, बस इमोशन का रिलीज़ है। बट वो मैंने जर्नी करते करते सीखा। Okay. बट
मैं आपको आराम से बता रही हूँ कि जब मैं सोचती थी मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ और ये सब हो गया, तो मैंने देखा कि जब इतना कुछ हो गया मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे। अरे तो कहीं ना कहीं मैं शौक में थी, माँ के जाने के शोक में थी, एंड मैं समर्थ नहीं थी कि मैं इस सब को समझ भी पाऊँ कि इतना जल्दी इतना सब कुछ हो रहा है। मैं उसको संभालने के अपने आप को योग्य नहीं पा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये सब नहीं संभाल सकती, बट देवी माँ के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। सही बात। तो ये सब मैं अपना पूरा बोझा, अपना पूरा वजन मैंने देवी माँ को अर्पण कर दिया। मैंने कहा ये आप ही संभालो, आपके लिए तो ये कुछ नहीं है। तो ये सरेंडर वहाँ से आता है। सही बात है, आपने सर्वोच्च शक्ति को अप्रोच कर लिया सही समय पर, और आई थिंक सरेंडर का शब्द वहीं से निकल के आया पूरा आपके जीवन में, और वो बहुत रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। जब मैं अपने गेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट शुरू होने के पहले मैं इनसे, मेरी आदत रही है, मैं ऑफलाइन भी सबसे बहुत बातें करता हूँ, मेरी ये कुछ भी आप हैबिट इसको कह लीजिए। इसमें भी जो इन्होंने बताया मुझे, इसमें काफ़ी रिफ्लेक्ट होके आ रहा था। तो देखिए ये बहुत बड़ा, एक तरह से बोलते हैं दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ना इसको कहेंगे, कि एक तरफ आपकी माता जी का देहांत की खबर आपको मिल रही है, कुछ घंटों में पता लग रहा है कि आपको कैंसर भी है। तो ये जो पूरा फेज़ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी रहा होगा, इसको मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस तकलीफ़ को आप ही बेहतर समझ सकती हैं। मैं आपके बुक के इंडेक्स को पढ़ रहा था, उसमें गरुड़ पुराण का आपने मेंशन किया। मतलब यूजुअली ये एक ऐसा टॉपिक है गरुड़ पुराण, लोग इससे डरते हैं, लोग इसको एक हॉन्टेड की तरह देखते हैं कि इसमें नरक की सजाओं के बारे में लिखा हुआ है, इसमें आत्मा की वो जो विग्रस जर्नी है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये गरुड़ पुराण आपने मेंशन क्यों किया इसमें? आपको ऐसा क्या उसका असर आपको लगा? और मतलब ऑनेस्टली बताइएगा, आपको डर नहीं लग रहा था जब सुन रहे थे आप गरुड़ पुराण? बिल्कुल नहीं, डरने का क्या है, डरने का तो कुछ है ही नहीं। गरुड़ पुराण आरंभ में ही आ जाता है मेरी पुस्तक में, क्योंकि माँ के निधन के बाद किसी ने मुझे कहा था, ये भैया है हमारे, उन्होंने कहा था कि आरती आप गरुड़ पुराण का 5 दिन का पाठ रखवाइए अपने घर पे। मैंने कहा था ठीक है। एंड ऐसा समय था कि सवेरे सवेरे प्रतिदिन मैं और मेरे पति अस्पताल के चक्कर काटते थे, क्योंकि कैंसर के लिए बहुत बहुत कुछ चेकअप्स एंड हज़ारों टेस्ट होते हैं। तो हम दोपहर तक वही दौड़ लगाते रहते। उसके बाद दोपहर के बाद पंडित जी आते थे, वो सब सेटअप करते थे, और फिर हम गरुड़ पुराण के पाठ में खो जाते थे। तो मेरे लिए वो बहुत शांति लाया, क्योंकि उस समय मेरे मन में तूफान सा था। तूफान मतलब मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं पंडित जी की वो सुनती थी और गरुड़ पुराण की वो अजीब जो भी हो रहा होता था कि ये ऐसा दुख है, ये वैसा दुख है, वो सुनती थी, तो एक तो मेरा ध्यान बढ़ जाता था, इतना कुछ हो रहा है उससे। दूसरा, उन कुछ क्षणों के लिए जितना वो पाठ चल रहा है, मैं उस क्षण में होती थी। मैं आई वॉज इन द प्रेजेंट। जो हो गया उसमें नहीं जा रही, जो आगे आएगा उसमें नहीं, मैं अभी में रहती थी। तो मुझे बहुत शांति मिली। मैं सच बताऊं, आपकी बात मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप पहली ऐसी शख्स हैं इस दुनिया की जिनसे मैं मिला हूँ और वो कह रही हैं कि मैं गरुड़ पुराण को मतलब उसमें खो जाती थी। मैं लिटरली कई लोगों से बात कर चुका हूँ जो गरुड़ पुराण को सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। कई लोग तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, मैं तो कहता हूँ पढ़ लेना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़ लेता हूँ कहते हैं यार अब तो चींटी मारने की भी हिम्मत नहीं होती है, इतना इसके बाद बदलाव आ चुका है जिंदगी, चींटी मारने से भी डर लगता है। हाँ, मारना ही क्यों, लेकिन वो एक उदाहरण देखिए भाई, वो तो उसमें भी डर लगता है कि भाई ये करूँगा तो ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। ये सब चीज़ें आपको नहीं लग रही थी मुझे सुनते समय? तो जो मेरा अनुभव रहा उस समय, जो मेरे पे उसका प्रभाव रहा, वो यह था कि जब पंडित जी बता रहे हैं कि आत्मा यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर तो आत्मा है। ये जो यात्रा है ये आत्मा की है। हम छोटे छोटे बस वस्त्र है जो हमें पहनती है, फिर आत्मा छोड़ देती है, फिर नया वस्त्र धारण कर लेती है, फिर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे जो मेरा छोटा सा संसार था, मेरे अपने लोग, मेरी फैमिली, कि जैसे हमें गेस्ट हाउस में है, और गेस्ट हाउस में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, और फिर जितना समय उनका है हम उनसे बहुत मोह में आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनको सबको एक दिन जाना है, हमें भी जाना है। तो कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण का ये मुझ पर प्रभाव रहा कि वी आर ऑल टेम्पररी, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो जब इस संसार को उस दृष्टि से देखो तो कहीं ना कहीं मुझे शांति मिली। और ऑफ कोर्स दुख तो नहीं जाता माँ के जाने का, बट कहीं पे उस दुख में छोटा सा एक चुक आ गया कि अब वो दुख धीरे धीरे यहाँ से लीक हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा एक दिन। कहीं ना कहीं एक तरह से एक रियलाइजेशन आपके मन में बैठ गया कि हाँ ये सब भी टेम्पररी है, हमें भी जाना ही है, और मुझे जाना ही है ना एक दिन। हम सबको 100 वर्ष में हमें जो आज हैं उनमें से कोई भी शायद नहीं रहेगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये काफ़ी एक इंस्पायरिंग है। और आपने जिस तरह से गरुड़ पुराण को देखा है, मैं फिर से कहूँगा कि ये पहला ही ऐसा कोई शख्स मुझको मिला है जो इतने पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। मैंने लोगों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि गरुड़ पुराण तो तभी सुना है जब घर में किसी का देहांत हो जाता है, वो इसी समय। लेकिन मैंने आचार्यों से पूछा तो वो बताया कि नहीं, तुमको जब पढ़ना है तब पढ़ लो, वो तो ज्ञान की चीज़ है, ज्ञान तो जब चाहो तब ले सकते हो। लेकिन वो उस समय पढ़ा जाता है वो व्यक्ति को सचेत करने की तमाम बातें हैं। खैर, ये जो टाइम आपने बताया, जिक्र किया जिसका, यहाँ पे आपके लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। नई जर्नी की शुरुआत कहूँगा या एक पेनफुल जर्नी की शुरुआत कहूँगा, कैंसर डिटेक्ट होना। तो ये जो कैंसर डिटेक्ट होने वाली सूचना आपको जब मिली है, उसके बाद आपकी चीज़ मन में किस तरह के विचार चल रहे थे? मतलब वो एक मैं चाहूँगा कि आप उसको बताएं ऑडियंस को हमारे। तो डॉक्टरों ने तो मुझे 2 सप्ताह के बाद बताया कि ये कैंसर है। अच्छा। बट जब मुझे गांठ मिली थी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, मुझे अपने आप ही गांठ मिल गई थी, और मुझे तब मिली थी जब मैं माँ की बॉडी को हॉस्पिटल में पिकअप करने जा रही थी मॉर्ग में। तो बहुत 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 टेरिबल सर्कमस्टांसेस थे। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, मुझे उस समय टूट जाना चाहिए था, बिखर जाना चाहिए था, मेरा तो विश्वास ही टूट जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं ऑफ कोर्स माँ के जाने के दुख में तो डूबी हुई थी। तो जब मुझे कैंसर का पता चला, मेरी लाइफ की स्टोरी में वो एक बहुत छोटा सा साइड प्लॉट था, मेरे पास उसके लिए समय नहीं था। मैंने कहा ठीक है, वो होता रहेगा, पहले मुझे प्रायोरिटी पे माँ के अंतिम संस्कार अच्छे से करने हैं, मेरा वो ध्यान वहाँ पे था। एंड जब मुझे गांठ मिली, मुझे तुरंत पता चल गया था ये ब्रेस्ट कैंसर है, ये मेरे लिए आया है, और मैं इससे निकल के भी आऊँगी, और वैसा हो जाएगा जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। तो अब ये इंट्यूशन कह लीजिए, देवी माँ का आशीर्वाद कह लीजिए, मुझे तो लगता है देवी माँ का आशीर्वाद ही था, मेरी माँ का आशीर्वाद ही था कि मुझे कैंसर का रत्ती भर भी शौक नहीं लगा। क्या बात कह रही है? यूजुअली कैंसर ये शब्द सुन के लोग टूटने लग जाते हैं, और आप कह रहे हैं आपको बिल्कुल शौक नहीं लगा। आंसू नहीं आया, ज़रा सा भी शौक नहीं आया। मैं श्योर थी कि मैं इससे निकल आऊँगी। अच्छा। ये कहने के लिए कि जब कैंसर की सूचना आपको दी गई थी और आप कह रही हैं कि आपको शौक नहीं लगा, ये बताता है कहीं ना कहीं कि आप एक तरह से शुरुआत से ही एक मजबूत मेंटालिटी की रही हैं। नहीं 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 जी नहीं, मैं तो इसको वही कहूँगा। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये इस समय हुआ। इसके 5 वर्ष पहले भी मुझे एक कैंसर स्केयर हुआ था। उसका मेरा अल्ट्रासाउंड चलता गया, पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30, फिर 40, फिर जब पौना घंटा हो गया और चलता ही रहा। डॉक्टर्स के पसीने आने लगे ढूंढते ढूंढते, और वो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे हैं। तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैं अल्ट्रासाउंड टेबल पे मेरे आंसू आ रहे थे। तो मैं ये नहीं थी जो मैं 5 वर्ष पहले थी, मैं बदल गई थी। और कहीं ना कहीं जो मैं वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रही थी, और कहीं ना कहीं जो श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही थी, कहीं ना कहीं जो देवी माँ की मेरी लाइफ में एंट्री हुई, और वहाँ से जो जीवन परिवर्तन होने लगा, और मैं जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने लगी, उसके कारण ऐसा हुआ। और फिर अंत में जब मुझे स्वयं गांठ मिली, तो मैं टूट सकती थी कि अब मैं क्या करूँ ये वो, बट माँ ने ऐसे होने नहीं दिया, देवी माँ ने ऐसे होने नहीं दिया। तो मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये देवी माँ की अपार कृपा रही मुझ पे कि ऐसा हुआ। ये काफ़ी मैं वो समझ रहा हूँ कि सरेंडर जो शब्द आपने अपने बुक में बहुत इस्तेमाल किया है, ये आपने वाकई में सरेंडर किया। और मैं समझता हूँ कि जब आप एक बड़ी शक्ति के सामने सरेंडर कर देते हैं तो फिर वो उसका ख्याल रख लेते हैं, और आपके केस में भी बिल्कुल वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये जो कैंसर की ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, मैं सच बताऊँ मैं बहुत अनभिज्ञ हूँ उस चीज़ से, मुझे कोई जानकारी नहीं है कैंसर के विषय में। मैं इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहता था, और क्यों नहीं पढ़ना चाहता था वो भी कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं बोलता था नहीं पढ़ना ही नहीं है मुझे, सर मैं मतलब अट्रैक्ट ना हो जाए चीज़ें मेरी लाइफ में, मुझे इस चीज़ से दूर रखो, पढ़ना ही नहीं मुझे। मैं ये मेंटालिटी मेरी रही है। कीमोथेरेपी के बारे में मैंने सुना है, कैंसर में ये एक बड़ी पेनफुल सी थेरेपी होती है। मेरे बिल्डिंग में भी 1-2 जन के लिए कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो, मैंने उनसे भी आज तक इस बारे में बात नहीं किया, और आप पहली ही जिससे मैं इस तरह के प्रश्न पूछने वाला हूँ ये कीमो के विषय में। जो आप अनकंफर्टेबल हो तो आप मत बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा पूछने का उद्देश्य ये कि जो लोग आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन लोगों तक वो पहुँचना चाहिए कि भाई देखो ये तकलीफ दे तो है, निकल आओगे इससे बाहर, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। ये कीमोथेरेपी क्या होती है बेसिकली, किस तरह से होती है? ओके, सो कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के कैंसर को कीमो लगता भी नहीं है। अच्छा जी।
तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि इतने सारे जो कैंसर्स हैं उनमें से आपको कौन सा है, जिसको अगर बाई चांस है तो उसको कौन सा है। फिर वो बताएंगे कि उसका इलाज क्या है। तो जो मुझे कैंसर था उसका नाम था ट्रिपल नेगेटिव। ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे खतरनाक ट्रिपल नेगेटिव को माना जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, उसके वापस आने के चांसेस भी रहते हैं, डेंजरस है बहुत। तो स्वाभाविक है अगर कैंसर ऐसा है तो उसका इलाज भी अग्रेसिव ही होगा। तो मेरे केस में जो मैं अपना अनुभव भी बता सकती हूँ कीमोथेरेपी का, मेरे केस में मुझे 3-4 प्रकार की कीमो की दवाइयाँ दी गई थी। कीमोथेरेपी में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ भी होती हैं। तो पहले 4 डोज जो मुझे दिए गए वो थे ए और सी ड्रग्स, पहले ए और फिर सी। और जो ए है उसका फुल फॉर्म है एड्रियामाइसिन, उसको लाल रंग की दवाई होती है और इतनी खतरनाक होती है, उसका विश्व भर में नाम रखा गया है रेड डेविल, क्योंकि वो बहुत प्रताड़ित करती है। ऐसी ऐसी शरीर को यातनाएं होती हैं जैसे कि मानो स्पेस एलियंस आप पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। बहुत बहुत दुखदायक है, मैं डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में। बट ये 4 कीमो हो गए मेरे हर 14 दिन। उसके बाद दूसरे वाले कीमो आए, वो 12 कीमो थे और वो हर सप्ताह होते थे। तो कई बार ऐसे होता था कि शरीर वापस ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से और आपको वापस जाना है कीमो लेने। तो यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और ये इसलिए है ताकि आपके शरीर में दवाई कम हो ही ना, वो लेवल मेंटेन रहे और कैंसर का अधिक से अधिक वो उस पर अटैक करता रहे। अब मैं आपको अपने कीमो के अनुभव के बारे में बताती हूँ। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए थे एंड वहाँ मैं देखती थी, अधिकतर ये ग्रुप्स अमेरिका बेस्ड हैं, तो मैं देखती थी कि बहुत सारी महिलाएं कीमो के बाद 1 दिन या 2 दिन का आराम लेके सीधा ऑफिस जाती थी या फिर उसी दिन कीमो के बाद ऑफिस चली जाती थी। तो ऐसा भी होता है। मतलब हर केस में कीमो बड़ा पेनफुल या तकलीफ नहीं होता है? नहीं, मतलब बहुत दुख देता है, बट अलग अलग प्रकार के कीमो अलग अलग लोगों पे अलग अलग रिएक्शन देते हैं। तो मैं उससे बहुत प्रोत्साहित हो गई थी कि अरे ये लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, मुझे तो घर ही जाना है। तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुशी खुशी गई थी कीमो के लिए। बट मुझे पता नहीं था इस अंतर के बारे में। तब शुरू में मैं यही मानती थी कि सबके कीमो सेम होते हैं, वो भी ऑफिस जा रहे हैं, मैं भी घर पे नॉर्मल अपना काम वाम करती रहूँगी। बट मुझे बहुत अधिक इम्पैक्ट हुआ इसका, क्योंकि जो एड्रियामाइसिन है रेड डेविल, उसने हर प्रकार से मेरे शरीर को और मन को तोड़ दिया था। तीसरे कीमो तक मुझे हर शरीर के हर भाग में दर्द होता था, मुझे अपने स्किन में दर्द होता था, मुझे हड्डियों में दर्द होता था। ये कीमो को ऐसे बनाया जाता है कि वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स को तोड़ दें, क्योंकि कैंसर फास्ट ग्रोइंग है। बट कैंसर को नहीं पता कि अच्छे सेल्स कौन से हैं, बुरे सेल्स कौन से हैं। तो वो कैंसर को तो तोड़ता ही है, पर वो उसके साथ नाखूनों को भी कई गला देता है। कई लोगों के गिर जाते हैं, हाथ पैर काले हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए थे, मुंह का स्वाद चला जाता है, बाल भी गिरने लगते हैं। अच्छा, इसलिए ये हेयर फॉल, मुझे लगता था ये कैंसर का असर है और लेकिन ये कीमो का असर था। ओह, इसी कीमो का असर है, बाल गिरने लगते हैं और उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो कैंसर होने से भी अधिक होता है। क्योंकि लगता है जब बाल ऐसे ही करो तो लगता है कि बाल नहीं गिर रहे हैं, रेशों में हमारे प्राण हमारे शरीर से जा रहे हैं। तो कुछ अपने जीवन में कंट्रोल लाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, धीरे धीरे मरने से अच्छा है एक बार कंट्रोल ले लो। तो जब बाल सो के उठ रहे हो, यहाँ पड़े हैं, ऐसे करो तो बाल जा रहे हैं, तो इसलिए हम हेड को शेव कर देते हैं, ताकि दिन प्रताड़ित होने से अच्छा है कि एक साथ निकाल दो और शांत हो जाओ। एक ये था, क्योंकि कीमो कितना लंबा चलेगा इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है। फिक्स होता है, डॉक्टर्स बता देते हैं कि हाँ जी 4 या 8 महीनों के अंदर ही होता है। अच्छा। एंड जिनको 4th स्टेज होता है, जिनका और कुछ उपचार नहीं रहता, तो उनका शायद लाइफ लॉन्ग। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जब आपको डिटेक्ट हुआ था कैंसर, तो वो कौन से स्टेज का था समय? आरंभ में हम मानते थे कि स्टेज 1 है, बट जब बायोप्सी हुई सर्जरी के बाद तब पता चला कि स्टेज 2 तक बढ़ चुका था, क्योंकि अग्रेसिव है ये। हाँ, ओके, ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला कैंसर था। ओके, गॉट इट। तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि बाल गिर जाते हैं, ये सब हो जाता है। बट एक और चीज़ होती है, वाइट ब्लड सेल्स भी शरीर के ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। मेरे 405 भी रह गए थे, तो उसके लिए पेट पे इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो पेट में तो दर्द होती ही है, बट अब इंजेक्शन तो ले लिए तो वाइट ब्लड सेल्स फटाफट शरीर में बनेंगे। कि कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। इतना फास्ट बनते हैं तो शरीर में दर्द हो जाती है। तो पूरे शरीर में दर्द है, स्किन में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बोन मैरो में भी दर्द है। मुझे रोशनी नहीं सही जाती थी, लग रहा था ब्लेड से आंखें कट रही है। दूर कहीं चम्मच गिरता था, लगता था कानों में कोई सलाखें डाल रहा है। इट वाज हॉरिबल।
तो ये एक मेरे जीवन का स्टेज था जहाँ मैंने अपने पति से कहा था अब मैं नहीं जी सकती, मुझे जाने दो, अनुमति दीजिए। बट चलो समय कट गया। मेरे परिवार का साथ था, देवी माँ का तो बहुत आशीर्वाद था। परिवार का जो साथ है ये तो जाहिर सी बात है, ये होना तो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर ऐसे वक्त में जब व्यक्ति अंदर से उसको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, वो तकलीफ़ में हो। परिवार का सपोर्ट के बारे में आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि उस समय कैसा था, परिवार ने आपके साथ कैसे स्टैंड लिया, कैसे उन्होंने आपके साथ कदम मिलाया इस पूरे जर्नी में? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं रही होगी, ये जर्नी पूरे परिवार की थी, क्योंकि एक व्यक्ति को तकलीफ होता है लेकिन उससे प्रेम करने वाले हर कोई तकलीफ में जाता है। उनको शायद अधिक होता है। हाँ, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको हम तकलीफ में नहीं देख सकते। तो ऐसा हुआ, संयोग ऐसा रहा कि मुझे कोविड के समय ये सब हुआ, तो हस्बैंड घर से काम कर रहे थे, मेरी मदर इन लॉ आई थी विजिट करने, बट लॉकडाउन हो गया तो हमारे साथ रह गई। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे पास मम्मी का सहारा रहा सारे समय, और मेरे पति मेरे सामने रहे, तो उनको भी शांति रही कि मैं उनकी आंखों के सामने हूँ। ऑफिस जाना पड़ता तो वो सोचते रहते आरती ठीक है घर पे। बच्चों का भी तैयार करके स्कूल भेजो, स्कूल से आए, उन सब से हम बच गए क्योंकि ऑनलाइन स्कूल था, तो बच्चे भी अगले रूम अपने अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। तो जितना मुझे झेलना था वो तो मैंने झेला, बट ईश्वर की कृपा रही कि जितना मेरा सहयोग हो सका मानसिक शांति के लिए वो मुझे मिला। कहीं ना कहीं मेरे परिवार ने, मम्मी ने और मेरे पति ने मुझे कहीं बताया नहीं, कहीं दिखाया नहीं कि उन पे क्या बीत रही है। फिर ये सब कट गया तो अब वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको नहीं करते, बट उनकी सेहत पे भी इसका असर पड़ा है, ब्लड प्रेशर पे पड़ता है, पीठ झुक जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। बट अब देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, जैसे आप मतलब अपना जीवन जितना जितना होलसमली जी सकती हूँ मैं जी रही हूँ, और वो मेरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आशा करती हूँ कि जितना उन्होंने सहा वो सब कैंसिल होने लगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत सही बताऊंगा, इसको आप थोड़ा नेगेटिव में मत लीजिएगा। जब मुझे पता लगा कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर का पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, आई वॉज थिंकिंग कि आपको तकलीफें आज भी होंगी उस तरह की, आप आज भी बड़ी कमज़ोर महसूस कर रही होंगी लिटरली, ये क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी इस चीज़ के बारे में, मतलब कि आज भी होंगे। लेकिन मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अभी हम जब ऊपर इस हॉल में आ रहे थे यहाँ पर, मैडम फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गए, बोलते कि अरे यार ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब सिस्टम सही चल रहा है पूरा, और ये फैमिली के सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता। बच्चों का जिक्र आपने यहाँ पे किया, और वो फेज़ ऐसा था, आपने बताया कि लॉकडाउन का समय है, बच्चे भी घर में, परिवार का हर सदस्य घर पे है, आप एक तरफ अपनी जंग लड़ रही हैं, परिवार आपके साथ है। बच्चों का किस तरह के इसको लेके एक व्यू रहा, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पूरा अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया, क्या हुआ था सबको लेकर? बच्चों, दोनों मेरे बच्चे बेटे हैं, लड़के हैं, उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं। जैसे बेटियां होती हैं वो बताती हैं, शायद रो भी देती, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मुझे आज भी नहीं पता। अच्छा। पर जितना थोड़ा थोड़ा, और मैं भी कुरेद के किसी के जख्म पे नहीं ज़्यादा पूछना चाहती थी। बट उस समय मुझे लगता है वो समय से पहले थोड़ा बड़े हो गए, 13 और 11 वर्ष के थे, अपनी पढ़ाई संभाली, पर उन्होंने देखा कि उनके पिताजी कैसे सब संयम के साथ कर रहे हैं, मम्मी अपनी एज में सब कैसे संभाल रही हैं, मैं भी जैसे तैसे हो रहा था कर रही थी, तो उन्होंने भी सोचा, वातावरण देखा देखी में शायद उन्होंने भी सीख लिया कि अगर सब कर रहे हैं तो हम भी अपने जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, हम संभालेंगे। बिल्कुल। एंड कुछ महीनों बाद मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने कहा आरती तेरे बेटे हैं, उनसे पूछ उन पे क्या बीत रही है, वो बताते नहीं हैं, पूछ ताकि वो दिल हल्का करें। तो ट्रीटमेंट तो चालू ही था, पर ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट चालू है तो मैं सारे ही समय जो मैंने पीड़ाएं बताई होती हैं कम भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ दिन ऐसे लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है, कभी एक भी कीमो नहीं हुआ है। अच्छा। तो वो दिन बहुत अच्छे बीतते थे। तो मैंने ऐसे ही एक दिन, बच्चे मेरे पास बैठे थे, हम बातें कर रहे थे, तो मैंने पूछा आप बताओ आप लोगों पे क्या है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला है कि आप लोग बताओगे नहीं। तो मुझे पता चला, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको तो केवल ब्रेस्ट कैंसर है, उसका इलाज होता है, आपको केवल स्टेज 1 है, उसके सर्वाइवल रेट्स इतने अच्छे हैं, और ये उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा मुझे टक बताने लगे, जैसे कि उनको सब रटे पड़े हैं, जिससे मुझे पता चला कि ऑनलाइन स्कूल था, उनका इंटरनेट एक्सेस बहुत अधिक था, उन्होंने पूरी रिसर्च करके अपने आप को आश्वस्त किया था कि हमारी माँ ठीक रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है दरअसल, और ये एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे समय में माँ को तकलीफ़ में देखकर बच्चों की हालत तो ख़राब हो ही जाती है, और जो हमसे प्रेम करते हैं जाहिर सी बात है उनको तकलीफ़ तो होती ही है।
खो देने का डर एक बहुत बड़ा डर होता है। सबसे बड़ा डर तो मैं इसी को समझता हूँ, अपनों को खोने का डर से बड़ा डर कोई होता नहीं है। शायद वो डर आया ही नहीं हमारे घर, ये हाँ, माँ की ये कृपा बहुत बड़ी रही। कृपा है, सच में ये ये कृपा कृपा ही है। थी, चमत्कार है, मैं इसको चमत्कार मैं बताऊंगा आपको, अपने ऑडियंस को ही बता दूं, दुर्गा सप्तशती में जब 11-12 चैप्टर के आसपास में जब इसका महात्म्य बताया जाता है तो उसमें देवी जी कहती हैं कि प्रिय का वियोग ना होगा। ये बहुत ही, ये भी ग्रेस है, देवी जी का एक ग्रेस जिसको आप कह सकते हैं कि प्रिय का वियोग ना होगा तुम्हें। ये भी उनका जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ग्रेस है। ये जो एक पीरियड रहा है कोविड के बाद में, जब ट्रीटमेंट शुरू है, कीमो की तकलीफ़ें जारी हैं, फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसे में व्यक्ति जो होता है वो कोशिश कहीं ना कहीं इस बात की करता है कि भाई अब जितना समय भी मेरे पास है मैं खुश रह लूँ इसमें, थोड़ा मतलब कुछ तो मिल जाए। आपके लिए वो सब चीज़ें कैसी थी? कहीं ना कहीं यहाँ मेरे माता पिता के संस्कार जो हमें पता नहीं चलता हम पिकअप कर लेते हैं। एक्चुअली जो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं उससे अधिक हम वो सीखते हैं जो वो जीवन जी के हमें दिखा रहे हैं। अच्छा। जिन आदर्शों पे वो चल रहे हैं हम उनको देख के कहीं ना कहीं वो एम्बाइब कर लेते हैं। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, इन्फेंट्री ऑफिसर थे, तो बहुत वर्ष वो चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, श्रीलंका, हमसे कई वर्ष वो दूर रहे। पर जब भी वो थोड़ी बहुत छुट्टी पे आते थे उन्होंने कभी ऐसे नहीं जताया कि वो बहुत डेंजर से आ रहे हैं या बहुत दुख थे या कितना -40 डिग्री तापमान था, वो सब कुछ नहीं। जब वो आते थे तो बताते थे कि पहाड़ इतने सुंदर है, आकाश इतना नीला है, ऐसा पक्षी दिखा जो 20 साल में किसी ने नहीं देखा था। ऐसी ऐसी बातें। तो हम जब पिताजी, और फिर हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि वो उन्होंने अपने जीवन का अधिक समय कैसे बिताया है, किन किन परिस्थितियों में। सेम वे मेरी माँ ने कभी नहीं बोला कि देखो ये तो वही रहते हैं, देश के पीछे पड़े रहते हैं, बच्चे मैं अकेले संभाल रही हूँ, मुझे कभी नहीं। जब पिताजी आते थे तो हमारे लिए वही होली और दिवाली हो जाती है। फिर पापा को मैं देखती थी कि वो फिर घर पे कभी फर्नीचर कुछ सेटिंग बदलनी है तो माँ का हाथ बटा रहे हैं, मुझे मैथ्स का कुछ करा रहे हैं। मतलब जैसे जब पापा आ रहे हैं तो परिवार जैसा होता है वैसा हो जाता है। फिर जब जाना पड़ता है तो फिर हम फिर जैसा तैसे कर रहे हैं। पर हमारे दुख में कभी वो, हमारी फैमिली में कभी वो दुख का वातावरण माँ ने आने नहीं दिया। जो छोटी छोटी खुशियाँ थी उनको हम मनाते रहे। एंड कहीं ना कहीं शायद वही वातावरण मुझे अपने लकीली ससुराल में भी मिला। बहुत बढ़िया। वही संस्कार वहाँ पे भी थे। तो यहाँ पे भी हम अपनी छोटे छोटे सुख को मानते रहे कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोविड का समय था तो सब मेरे आसपास थे, मुझे दिखते रहे, मुझे सबका सहयोग मिला। कितनी बड़ी बात है। मुझे बच्चों की हंसने की आवाज़ें आ रही दूर से। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम कहते हैं छोटे छोटे सुखों को मनाना, बट ये छोटे छोटे सुख ही असली जीवन का मूल्य है। सही बात है। अगर मेरे पास 50 करोड़ होते मैं उसका क्या करती, बट मेरे बच्चे आसपास थे, पति आसपास थे, अनमोल। सही बात है। इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता कि अपने घर में है, सुकून से है, परिवार के साथ में है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नवरात्रि भी नज़दीक आ रही है और आपके बुक में गरबा का मेंशन आपने किया था, तो आप गरबा भी खेलती हैं आप? जी, तो मैं आपको बता दूं मैं अधिकतर दिल्ली में पली बड़ी हुई हूँ। और हाँ, तो ये गरबा का कनेक्शन कैसे बैठा जब दिल्ली में? और तब सोशल मीडिया इतना था नहीं, था तो ही मुझे गरबा और डांडिया के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता था। वो फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस ऑफ इंडिया में आता था कि गुजरात में गरबा डांडिया, बस उतना ही। फिर विवाह के बाद हम लोग मुंबई आए, मेरे पति और मैं। वहाँ मुझे पहली बार गरबा के बारे में पता चला कि हम किसी बिल्डिंग के 10वें माले पे थे और मैंने बिल्डिंग से नीचे देखा गंदे गंदे आइटम सॉन्ग चल रहे थे और उस पर गरबा हो रहा था। मतलब वो फिल्मों में तो ठीक है, बट नवरात्रों में जहाँ हम देवी की पूजा करते हैं वहाँ पे चल रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं बस ठीक है उतना ही था। उसके बाद मैं गुजरात गई और ये जब की बात है तब सोशल मीडिया फिर भी नहीं आया था, तो मुझे तभी भी इतना नहीं पता था। जब मैं गुजरात गई तो मुझे मेरी एक नई सहेली बनी थी, उसने बताया गरबा का अर्थ क्या है। गरबा मतलब गर्भ, और वो एक मटका होता है और वो देवी माँ का प्रतीक है और फर्टिलिटी का प्रतीक है, ग्रोथ का प्रतीक है। तो गरबा जब खेलते हैं तो ये सिर्फ नाचना नहीं है, हम गर्भ स्थापना करते हैं, उसको देवी का प्रतीक मान के, फिर उसके आगे दीपक लगाते हैं, फिर आरती होती है, फिर उस देवी के प्रतीक उस गर्भ के आसपास हम गरबा खेलते हैं। ये भक्ति है, भक्ति को व्यक्त करने का ब्यूटीफुल रूप है। और ये नंगे पाँव होता है मूनलाइट में, खुले मैदान में। और मैंने गुजरात में ये सीखा और मेरा सत्संग भी ऐसा हो गया कि जितनी मेरी सहेलियाँ थी वो जब जाती थी तो इसी भक्ति भाव से जाती थी। और हम जहाँ जाते थे यूनाइटेड वे, वहाँ पे आपने सुना है कि नहीं, पर अतुल पुरोहित जी
वो गरबा वो उनकी आवाज़ में, मतलब वही इनको गाते थे अलग अलग गरबा की धुनों को। एंड मुझे जो नशा होता था उनका, मतलब दुनिया में ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो आपको ये नशा दे सके। ओ माय गॉड, मुझे लगता था मुझ में ताकत नहीं है, मैं 4-4 5-5 घंटे गरबा खेल सकती थी फिर उनके क्या साथ। बात है, क्या बात है। और सर से पाँव तक वो ज्वेलरी पहन के सब करके पसीना हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं दिल्ली से हूँ, किसी को हाथ लग जाए वहाँ तो मारपीट हो जाए, यहाँ पे किसी का हाथ लगता ही नहीं है, लग पे क्या तो किसी को परवाह ही नहीं है। सही बात है। यहाँ पे कोई अगर सेल्फी भी लेने लगे तो कोई बोलते थे दीदी पहले गरबा खेलो, सेल्फी तो कभी भी ले सकते हैं। तो उस वातावरण में मैंने समझा कि गरबा का क्या है। तो और तभी मेरे जीवन में देवी माँ का नया समझ आने लगा था कि ये शक्ति क्या है। और अब मैं समझ गई कि पहले तो मैं सोचती थी पापा इनको पूछ रहे हैं तो मैं उनको पूजूँ, मम्मा इनकी पूजा करती है तो मैं वहाँ जाऊँ। फिर मुझे समझ आया कि मेरे लिए जीवन में इस स्टेप पे फॉर मी इट इज़ देवी माँ। तो उनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव बढ़ने लगा था और फिर बढ़ चुका था। तो गरबा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और मैं हर वर्ष जाती थी। तो जब ये सब चला, कोविड हुआ मुझे, एंड ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी के बाद तो मैं बहुत वीक हो गई थी, बट मैं फिर भी घर से बाहर वॉक के लिए जाती थी। पर अब बात यह है कि इम्यूनिटी भी कम है। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि आप इतने देर तक आप जब गरबा में रहेंगी तो जाहिर सी बात है बड़ी कमज़ोरी भी लगेगी फिर तो ये सब हुआ और मेरा परिवार नहीं चाहता था कि मैं गरबा के लिए जाऊं। तो उस वर्ष गुजरात में अलाउ हो गया था कि अपनी अपनी सोसाइटी अपना छोटा छोटा सा जो गरबा खेल लें, उतना परमिशन मिल गई थी। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पति ने इतने महीनों कोई बाहर की मीटिंग नहीं की कि बाहर से कोविड ना ले आऊं मैं। सब लोग इतना ध्यान दे रहे थे, तो मैं एक गरबा के पीछे कैसे अपना सबका मेहनत, इतने महीनों की मेहनत को, अब कैंसर तो हो ही चुका, उस पर कोविड भी ले लें। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस वर्ष नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बट हम शाम की वॉक के लिए गए थे जो मेरी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं घूम रही थी एंड उसी समय जो डीजे वाले आते हैं उन्होंने गरबा का म्यूज़िक आरंभ किया साउंड टेस्टिंग के लिए, और मेरे तो आंसू ना रुके। और मेरे मन में आ रहा है कि आज अगर मैं गरबा के लिए नहीं गई तो मेरे तो प्राण यही निकल जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ धर्म संकट हो गया। एक तरफ अंदर से आ रही है, मैं तड़प रही हूँ जाने के लिए, और दूसरा पूरा परिवार मेरे लिए महीनों से मेहनत कर रहा है। उसको क्या मैं ऐसे ही एक झटके में सारी मेहनत पानी में मिला दूँ? सही बात है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, कुछ तो मुझे आया, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, देखा जाएगा जो होगा। मैं घर भागी, मैंने अपना चनिया चोली निकाला, नॉर्थ में हम इसको लहंगा कहते हैं, हाँ, यहाँ चनिया चोली। तो है। मैंने कहा मैं चनिया चोली निकाला, प्रेस व्रेस किया, मैंने विग निकाला, जैसे तैसे उसको पिन किया। और मेरी सासू माँ ने कहा कि तू जा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अब तो मम्मी की ब्लेसिंग मिल गई, अब तो मजाल है कि मुझे कुछ होए। सही। पर मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया था कि मैं तब गई जब कोई आया नहीं था, 5-7 लोग ही थे, खुले मैदान में ही था सोसाइटी के। और माँ जो सबसे पहले तो मैं देवी माँ की वहाँ जो स्थापना थी, मैं वहाँ गई और मैंने माथा टेका और कहा थैंक यू, इतनी ब्लेसिंग से आपने मुझे भरा है, कुछ भी हो सकता था फिर भी आज मैं यहाँ हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ, आपने अब तक का जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप हर सिचुएशन में आप ग्रेटफुल रही हैं। मतलब हर सिचुएशन में ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती तो होता है कि अरे यार ये कैसे करूँगा, ये कैसे, मेरी वाट लग गई भाई, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, ये सब आता है। लेकिन इतना बड़ा संकट आपके सामने खड़ा है, कैंसर जैसी बीमारी है, उसका आप सामना कर रही हैं, तरह तरह की समस्याएं हो रही है, कीमो का एक दर्द अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद आप ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड भी आपका बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को अपने अंदर ग्रास्प कर चुका था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानती हैं? पहले तो मैं इसको आजकल का नया कुछ फालतू चीज़ मानती थी, बट ये है, ये होता है। ओके। एंड तो शायद यस मैं मानती हूँ। तो आपने अपने लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा? अगर आप उसका कुछ एग्जांपल हमको दे सकें तो। मेरे भाई ने मुझे एक बुक दी थी द सीक्रेट, हाँ, मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा ये क्या जैसे ही कुछ है। आई थिंक वो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करता है वो 10 सीक्रेट से उसकी जर्नी शुरू होती है। तो पहले तो मुझे लगा क्या है, तो मैं चाहती थी कि मैं लेखिका बनूं। तब मैं प्रोफेसर थी, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। तो उसमें लिखा है कि आप ये मत सोचो कि आप बनना चाहते हो, आप बोलो कि आप हो। तो मैं लिख तो रही थी, कब से 1 साल से तो मैं लिख ही रही थी। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया कि हाँ मैं लेखिका हूँ, मैं लिखती हूँ। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा कि लोग मानने लगे, और तो मेरे को तो जॉब ऑफर्स भी आने लगे, वो उसी से कनेक्टेड आने लगे। ओके। फिर तो ये जो मैंने बताया 5 वर्ष पहले जब मुझे लगा था मुझे कैंसर है, मैं रो रही थी, हॉस्पिटल में ही रो रही थी, कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, आंसू धीरे धीरे आ रहे थे।
तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर मैं कहीं ना कहीं मैं उसको अट्रैक्ट कर रही थी कि ठीक है, दुख आए, मेरे आंसू आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं उसके आगे बढ़ूंगी, आंसू आना कमज़ोरी नहीं है। तो करते 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 कहीं ना कहीं, और फिर देवी माँ की दया भी, कृपा भी रही। सही बात है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। बिल्कुल तो फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी हुआ, बट मुझे लगता है अट्रैक्ट हुआ क्योंकि देवी माँ ने करवाया, बिल्कुल कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, सही बात कुछ है। भी नहीं है हम तो। करने वाली आफ्टर ऑल वही है। ये एक बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। कीमोथेरेपी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं थोड़ा सा वापस उस पर आना Sure, चाहूँगा क्योंकि ये जो एक ट्रीटमेंट का पीरियड चल रहा था, टोटल कितने कीमो हुए आपके, मतलब कितने ये टोटल आपने डॉक्टर्स ने कितने बताए थे आपको? 16 बोले थे। 16 के 16 पूरे हो गए थे। तो इसके बाद वाली जो जर्नी रही, इसको आप पोस्ट ट्रीटमेंट जर्नी कह सकती हैं या एक हीलिंग प्रोसेस वाला जर्नी भी कह सकती हैं? इसके बाद एक और ट्रीटमेंट बाकी थी। अच्छा, इसके बाद एक और बाकी है? आई थॉट कीमो पे एंड हो जाएगा। ओह नहीं, इसके बाद 21 दिन का गैप देते हैं शरीर को थोड़ा रिकवर करने के लिए। उसके बाद मेरी केस में रेडिएशन हुए, और मुझे 19 रेडिएशन हुए बैक टू बैक। क्या होता है रेडिएशन? रेडिएशन दीज रेज होती हैं, जैसे एक्सरे की रेज होती हैं, बट ये दूसरी रेज होती हैं जो कैंसर के बचे कुचे स्ट्रे सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। अच्छा। और वो कीमो जैसी ही खतरनाक होती है। मैं गई थी ये मान के कि अब तो सब हो गया, अब तो कुछ नहीं होएगा, ये तो एक्सरे जैसा होता है, पता भी नहीं चलता। बट जितने दर्द और जितनी कमज़ोरी मुझे रेडिएशन से आई, वो कभी किसी को ना फील करनी पड़े। मतलब रेडिएशन के बाद मुझे अपने हर जॉइंट में दर्द होती थी, हर चीज़ में दर्द होती थी। 1000 वर्ष के हो जाने का मुझे फीलिंग आती थी। हमारे गले में, स्पाइन में एक एक जॉइंट में दर्द, स्कल में दर्द, आँखों में पीड़ा ही रहती थी। वो समय मैं कैसे बेड से उठ के कुछ भी करती थी वो मुझे ही पता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब शरीर के जॉइंट्स में दर्द होने लग जाए व्यक्ति के, तो और प्राण ही नहीं रहते, जान ही नहीं रहती, उठने की जान नहीं रहती, आपकी लेग्स लाइफलेस हो जाती हैं। आप उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे, वो क्योंकि जितना भी आप भोजन ले रहे हैं वो सारा शरीर को रीबिल्ड करने में जा रहा है। और कितना खा सकते हैं आप, डाइजेशन है नहीं, एसिडिटी कितनी रहती है, दवाई, पेन किलर्स वो सब चलते नहीं हैं, तो मतलब उतने उपचार हैं नहीं। ऑफ कोर्स फिर मैंने योग और वो सब चीज़ का सहारा लिया। तो आंसर योर क्वेश्चन, इसके बाद 19 रेडिएशन हुए। वो जब समाप्त हुए तो मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट समाप्त हुई। उसके बाद आरंभ हुई मेरी कैंसर ट्रीटमेंट से रिकवरी की। रिकवरी, हाँ, ये प्रोसेस भी लंबा है क्योंकि जैसा कि आप मुझे बता रही है, मैं वही सोच रहा था कि जब व्यक्ति के अंदर सारे सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स भी अगर डिस्ट्रॉय होने लग जाए इस कीमो और रेडिएशन इन सब की वजह से, तब तो बॉडी को रीबिल्ड होने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, लगता है। ये इसमें आपने फिर आयुर्वेद का सहारा लिया? तो आयुर्वेद का सहारा मैंने आरंभ से ही लिया था, कीमो के समय से, क्योंकि वरना बहुत लेट हो जाता। डॉक्टर्स मना नहीं करते थे? क्योंकि मैंने हमेशा जंग देखी है एक मेडिकल फील्ड में, एलोपैथी और आयुर्वेद इन सब के बीच में मैंने हमेशा एक जंग देखी। तो डॉक्टर्स ने आपको मना नहीं किया आयुर्वेद से? मेरे जो मेडिको ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मेडिको ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपको कीमोथेरेपी देता है, उन्होंने मुझे कहा था आपको आपकी यात्रा में इसमें जो चीज़ें आपका सहयोग दे रही है आप वो निश्चिंत करिए। मतलब डॉक्टर का सपोर्ट पूरा तरह और था। उन्होंने मुझे कहा, जब वो मुझे देखते थे हॉस्पिटल में, कभी कभी मैं एकदम चहचहा के बातें कर रही हूँ तो वो कहते थे आप क्या कर रहे हो, मुझे उसकी सूची दीजिए, मैं उसको अपने बाकी पेशेंट्स के साथ भी बांटना चाहता हूँ। अरे वाह। तो मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इन डॉक्टर्स की, कि उनका काम था मुझे जीवन दान दे, गिव मी अ सेकेंड चांस एट लाइफ। वो उन्होंने मुझे ब्यूटीफुली दिया, पर उन्होंने मेरी और किसी भी चीज़ को नकारा नहीं, उसको मॉक नहीं किया। उन्होंने कहा करिए, श्योरली करिए। तो उन्होंने पूछा क्या क्या आपको हेल्प करता है, मैंने कहा ओमकार का जाप। तो कुछ समय के बाद तो मुझसे सांस, इतना दर्द होता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते, नहीं। तो सांस लेने, ओमकार करने के लिए पूरी खींचना पड़ेगा सांस, सही बात है। तो हम कैसे लें, तो मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं फ़ोन पे लगा दिया करती थी, ओमकार उस पर चल रहा है तो मैं सुनती रहती थी, उसके कारण मेरा मन शांत रहता था। फिर उन्होंने कहा और क्या करते हो, मैंने कहा मैं सवेरे रोज़ उठ के सूर्योदय से पहले प्राणायाम करती हूँ। उन्होंने कहा आप करिए, मैं बाकियों को भी बोलूँगा। शरीर में अंदर तो मतलब जैसा ये एसिड ही जा रहा है, जहर ही जा रहा है ना कीमो, उसके एसिडिक इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए मैं आयुर्वेदिक बहुत सारी जड़ी बूटियों का रस सुबह सुबह खुद बना के पीती थी। फिर कुछ समय के बाद उठ ही नहीं पाती थी तो सवेरे सवेरे उठ के मम्मी जी उठा के मेरे लिए बना के भेजती थी, मैं वो लेती थी। और वो ऐसे ऐसे उपचार कायम रहे पूरे एंड तक। जब ये सब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई तो उसके बाद और भी भयावह साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को आने लगे, जैसे कि डाइजेशन इश्यूज़, गायनिक इश्यूज़,
उनके लिए फिर मेरा ऐसा हो गया मैं कि आपसे यही पूछने जी, वाला जी। था कि जो कीमो चल रहा है इसके बाद में क्या व्यक्ति कैंसर फ्री हो जाता है पूरी तरह से? ये कोई नहीं बोल सकता, ये कोई नहीं बोल सकता, डॉक्टर्स भी नहीं बोलते? कोई बता ही नहीं क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके रील्स वगैरह आते थे, अच्छे कुछ पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो लोग कहते थे कि भाई कैंसर पे जीत हासिल करनी इन्होंने, तो इस मुझे लगता था कैंसर क्या पूरी तरह क्यूरेबल होता है? ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल है, तो ट्रीटेबल और क्यूरेबल में क्या फ़र्क आप कहती हैं? क्योर मतलब ख़त्म ही कर देना पूरी तरह? बट कोई बोलता नहीं है। अब अगर मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है लिटरेचर में लिखा है ट्रीटेबल, कि इसका ट्रीटमेंट है। कितने कैंसर्स उनका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। 4 महीने मतलब 4 महीने, अच्छा 6 महीना मतलब 6 महीना। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला है कि अब आपके पास इतना समय है, बट उन चमत्कार रहा है भगवान का या उनकी मानसिक शक्ति का या ट्रीटमेंट उनके शरीर पे इतना अच्छा चला और उन्होंने बाकी चीज़ों का भी सहयोग लिया कि वो मुक्त है। सही बात है। तो किसी का भी एक आंसर नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा है कि आपके पास इतना समय है और आपको लगता है कि ये बात नहीं है, मेरे पास बहुत समय है, तो आप वो मानिए आपके पास बहुत समय है, क्योंकि अंदर से आपको कोई शक्ति बता रही है आपका सच वो है और आप वो सच करके दिखाएंगे। एंड कितने सारे सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने ये सच करके दिखाया है। गॉट इट, सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है पूरी जर्नी में, और ये पूरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैंने इस पॉडकास्ट में छेड़ी थी, ये पूरा वो चीज़ों से मैं रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि अब तक मैंने जितनी चीज़ें इन सब के बारे में सुन रखी हैं, काफ़ी ऐसे मैंने स्टोरी सुनी है जिसमें लोगों ने भयंकर भयंकर बीमारियों को हरा दिया इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बल पर। जिनके हाथ पैर कट गए वो पहाड़ों पे माउंटेनियर बन गए, ऐसी ऐसी कहानियां भी मैंने सुनी है पूरी। ऐसी कहानियां सुन के मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था। आप सुना करती थी ये सब? मैं गूगल सर्च करती थी सर्वाइवल स्टोरीज, ओके। और केवल सर्वाइवल ये स्टोरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सभी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि ये माइंडसेट होना कि एक तरफ इतनी बीमारियां हैं, तरह तरह के विचार हैं, आमतौर पे ऐसा नॉर्मल व्यक्ति इसमें टूट जाता है, लेकिन आप इसमें फिर भी एक सर्वाइवल स्टोरीज को सर्च करिए, आप बताता है कि ये बहुत ही एक सही डायरेक्शन में आपका दिमाग फिर चुका था, ये बहुत ज़रूरी था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शायद जाग गया, जो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल का हमारा, शायद वो जागा हुआ था। ओके। योग के बारे में हमने चर्चा थोड़ी सी की थी यहाँ पे, प्राणायाम वगैरह आप करती थी, आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह का भी आपने जिक्र किया अपने बुक में, तो ये क्या था ये चीज़ें? मैं भी नया नया टर्म सीख रहा हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? तो मैं कन्फेस करूंगी कि मैं बहुत मजाक उड़ाती थी इन सब चीज़ों का, और अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं है। मैं कोई भी आके बोले कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में पढ़ सकता हूँ तो मुझे विश्वास एकदम से नहीं होता है। बट मेरा ये मानना है कि जब मेरी यात्रा में जब ये चल रही थी, मेरे जीवन में जो जो समय समय से लोग आए, जो जो मेरी सहेलियाँ आई, परिवार तो मेरे पास था ही था, पर जो जो डॉक्टर्स आए, जो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आए, जो मेरी योगा टीचर आई जिन्होंने मुझे प्राणायाम सिखाया, नया ही जीवन दे दिया, और फिर ये आकाशिक रीडर जब आई, मुझे सब उस समय जो लोग आए वो देवी माँ के भेजे हुए थे। तो जो जो मुझे संदेश उस समय समय से मिलने थे, मुझे समय समय से मिलते गए। और ये नहीं है कि मैंने सबका आंखें बंद करके विश्वास किया। मैं पहले डॉक्टर से खुश नहीं थी तो मैं उनको कैंसिल किया, मैं अगले डॉक्टर के पास गई, और ना ही मैं अपने पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली गई थी। तो अपने विवेक का भी प्रयोग करना है। देवी माँ का आशीर्वाद मुझे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि साइड पे रख के अंधाधुंध आगे बढ़ते चलो। वो सब करते हुए जब मुझे फीलिंग आई कि चलो, तो आकाशिक रीडर का ऐसे हुआ कि मैं माँ के जाने के शौक में डूब रही थी। पहले मुझे कैंसर ट्रीटमेंट से ध्यान बटा हुआ था, उसके बाद मैंने, तो जिस दिन मेरी कैंसर ट्रीटमेंट समाप्त हुई उसके बाद मैंने सिटीज़ भी बदली, घर भी बदला। ऐसा था। 1 महीना हो गया, अब घर भी सेट हो गया, अब मेरा ध्यान बटाने को कुछ नहीं है, अब केवल माँ उनका जाने का शौक रह गया है। तो उससे मैं जूझ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो आकाशिक रीडर है, शायद कुछ पिछले जन्म का निकल आए तो पता चलेगा। तो आकाशिक रीडर्स बताते हैं हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ है। तो उसने कुछ कुछ जो भी मुझे बताया वो बताया, मैंने बुक में लिखा है। बट जो मेरा टेक अवे था, जो मुझे संदेश मेरे लिए आया, वो यह था कि जो मैंने भूल की है वो है अपने माँ को अपने से ऐसे जोड़ लिया है जैसे कि आत्मा एक हो और केवल शरीर 2 है। हमें ये करना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अटैच रहना है विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। आई नो ये कहना इजी है और करना बहुत ही कठिन है, बट ये समझ तो आया उस समय। तो एक तो ये कि इतना भी किसी के साथ मत जुड़ जाओ, एंड दूसरी बात, जब हम ऐसे जुड़ जाते हैं, हम अपने को तो दुख दे रहे हैं, पर जो चला गया उसको तो बहुत ही दुख दे रहे हैं। वो जाएंगे कैसे आगे?
जब उन्हें पता है कि हम उन्हें रोक रहे हैं, तो क्या हम जिनसे इतना प्रेम करते हैं उनको इतना दुख देना चाहते हैं? हम इतने सेल्फिश है क्या? सेल्फिश ही हो गया ना ये। उनकी ऊर्जा, उनका प्रेम, आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही है, बस हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, उसके कारण हम उनको जाने नहीं दे रहे, इतना हम जकड़ के रख रहे हैं। ये गलत बात है। इतना ही हमको करना है, अगर इतना ही हमको जुड़ जाना है किसी से, तो वो हमें केवल ईश्वर से जुड़ना है, क्योंकि अंत में हमें उन्हीं के पास जाना है। ये मुझे वहाँ समझ आया। ये बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक गीता में भी यही बात लिखी है, डिटैचमेंट होना ज़रूरी है। और जो सबसे परमानेंट रिलेशन किसी से होता है तो वो ईश्वर के साथ ही होता है। पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हैं, आगे भी हैं। इस दुनिया वाले तो ज़्यादा सी बातें शायद छोड़ के जाने वाले ही हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था। यहाँ पर अब तक की जो पूरी जर्नी आपकी रही है, राइट फ्रॉम डिटेक्ट होने से लेकर ट्रीटमेंट, कीमो, और उसके बाद में रेडिएशन, फिर अब जो हीलिंग प्रोसेस है, आज के तौर पे आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन सब के बाद में? साइड इफ़ेक्ट्स के बाद जो बीच में रह गई थी उसको मैं चाहूँगा आप बताएं पूरा। सॉरी, साइड इफेक्ट्स क्या? कीमो के बाद की जो साइड इफ़ेक्ट्स थे आपने बताया था उनका, मैं शॉर्ट में। ठीक है, मैं किसी को डराना नहीं चाहती, बट मैं बता देती हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा। सबके साथ बिल्कुल, नहीं होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और जिन लोगों ने मेरी जैसी ट्रीटमेंट ली है उनके साथ भी ये सब नहीं हुआ है, बट मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे दिखना कम हो गया था ओह। ट्रीटमेंट के बाद, कम 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 दिखता रहा। और एक दिन मैंने घर पे पूछा, ये दही है कि चावल? अरे तो मेरे परिवार ने कहा करा ले सर्जरी, क्योंकि ट्रीटमेंट के कारण मुझे दोनों आंखों में कैटरैक्ट हो गया था। अच्छा, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या ये कॉमन साइड इफेक्ट है इसका? कॉमन नहीं है, मुझे हुआ। अच्छा, एक्सेप्शनल केसेस की बात है। ओके। तो मैं डॉक्टर के पास जाती रहती थी, तो उन्होंने कहा था अभी ये पका जिस स्टेज पे आना चाहिए फॉर सर्जरी वो पहुंचा नहीं है। तो एक चश्मा ले लिया था मैंने, उससे काम चल रहा था, तो चल रहा था, बट फिर दिखना ही थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो फिर मुझे उसकी सर्जरी करानी पड़ी थी। पाचन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। समाप्त मतलब मुझे लग रहा था कि एक जलता हुआ कोयला मेरी छाती में अंदर से जल रहा है। तो उसके लिए मैंने पहले तो 2 सप्ताह एंटीबायोटिक्स लिए, फिर 4-5 दिन ठीक रहा, फिर से वही। मैंने कहा अब पूरा जीवन में एंटीबायोटिक तो नहीं ले सकती। डॉक्टर ने स्वयं कहा कि आप एंटीबायोटिक मत लो, आप कुछ और उपचार देखिए। तो उन्होंने कहा आप दूध छोड़ के देखिए। तो इस ट्रीटमेंट के बाद मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट थोड़ी सी तो थी, पर पूर्ण रूप से हो गई। तो दूध छोड़ना पड़ा, उससे थोड़ा आराम मिला। फिर देखा कि धीरे धीरे बट पाचन शक्ति पूरी तरह ठीक नहीं रही, और 1-2 वर्ष और बीतते चले गए कि मुझे उसका सोल्यूशन निकालने में। और मेरा एक गायनी इशू भी आ गया, एडिनोमायोसिस। मुझे लगता है कि ये ट्रीटमेंट के कारण ही आया है, बट श्योर नहीं है। एडिनोमायोसिस बहुत पेनफुल कंडीशन है, जहाँ आपका यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है, होता रहता है, और आसपास के ऑर्गन्स में घुसने लगता है। और मुझे लगता था कि जैसे एक जलता हुआ चाकू मेरे यूट्रस में अंदर से काट रहा है, तो बहुत दर्द होती है। मैंने कीमो झेल लिया था, उससे भी अधिक पेन इसमें हो रहे थे, मेरे आंसू आ जाते थे, और ऐसी ब्लीडिंग होती थी कि लग रहा था कि अब ब्लीडिंग से ही कि खून की कमी से अब मृत्यु हो जाएगी, इतनी ब्लीडिंग होती थी। बट मेरा किस्मत ऐसी थी कि मेरे भाई हैं, वो एक जहाँ रहते हैं उनके गांव में एक वैद्य है, उन्होंने वैद्य से एक उपचार निकाला। तो मैं घर में बैठ के रोज़ वो बूटी बनाती थी और वो पीती थी, और 2 वर्ष मैंने पी। तो जो एडिनोमायोसिस के कारण मेरी सर्जरी होनी थी, हिस्टेरेक्टोमी, वो फिर नहीं हुई है। ओह वाह। और फिर अब जाके इतना घूम घाम के जो मेरे को पेन थे, जो अब्डोमेन पेन थे जिनसे मैं जूझ रही थी। अब 2021 की बात है, अब 2024 तक तो जूझ ही रही थी, 25 भी समाप्त होने वाला है, और 2-3 महीने पहले तक भी थी। तो अब मुझे पता चला मुझे आटा भी छोड़ना पड़ेगा और चावल भी, तो वो छोड़ा, तो अब और आराम मिला है। अच्छा, मतलब ये डाइट के ऊपर भी बहुत इसका बड़ा इम्पैक्ट हो गया। अब खाने पीने को लेकर भी तो काफ़ी दिक्कत होती होगी फिर इसके बाद? अब ठीक है, बहुत कुछ, अब ज्वार का आटा, बाजरा वो सब है, तो मतलब कम से कम मुझे गेहूं पता का आटा छोड़ना, गेहूं का आटा, क्योंकि अब ये वो गेहूं नहीं है जो पहले होता था, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, शायद पेस्टिसाइड जो भी होगा, मुझे दुनिया भर की कारण खाद्य पड़ रही है इसमें, तो वो सब मुझे पता नहीं, बट ये सब हो रहा है। और जो मुझे एक्सट्रीम पेन्स बॉडी में थे वो अलग अलग तरीके से गए। मेरा भाई मेरे पैरों के नीचे मालिश करता था, मेरे पति भी कितनी बारी कहाँ कहाँ पीठ में दर्द है, गले में, वो मालिश करते थे। कई बार तो उनकी मालिशों से वो पूरी पेन चली गई। फिर उसके बाद मैंने आयंगर योगा सेंटर ज्वाइन किया। पहले तो हिम्मत ही नहीं होती थी जाने की, क्योंकि शरीर टूटा हुआ है। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं पहुंच गई। जब चलना फिरना नॉर्मल हो गया, मैंने कहा अब मैं जा सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे इतने अच्छे रूप से
योगा से परिचित कराया कि वो मेरे लिए एक और मैं अब नया जन्म सही मानती हूँ। तो उससे बहुत हेल्प हुई। फिर योगा की जर्नी ऐसी आ गई कि अब तो मैं बिगिनर से आगे आ गई, और एडवांस तो नहीं हूँ बट इंटरमीडिएट योगा पे आ गई हूँ। और अब आज मैं जो कैंसर के पहले थी उससे मैं बहुत आगे हूँ शारीरिक शक्ति के रूप में। आपने अपनी बुक में अध्यात्म का भी बहुत ही अच्छा जिक्र किया। मैं अब तक आपसे मुँह से कई बार देवी माता का नाम सुन चुका हूँ। सिया राम कनेक्शन के बारे में मैंने पढ़ा। मैं राम जी के प्रति मेरी भी बड़ी आस्था है। मैं तो अपना ज़िंदगी जीवन जो कहना है सब उनको ही मानता हूँ। अब सिया राम कनेक्शन का क्या ये रोल था आपकी लाइफ में? मैं चाहूँगा कि अपने पॉडकास्ट में आप जिक्र करें। जाहिर सी बात है बुक में भी पढ़ लेना भाई लोग, लेकिन फिर भी आप जिक्र करें इसका, मैं चाहूँगा। जी, एक चैप्टर है सिया राम कनेक्शन। एंड 2021 में मेरी माँ के निधन के कुछ समय पहले जो नवरात्रे आते हैं साल के पहले वाले, उसमें चैत्र वाली नवरात्र। जी, उसमें चिन्मया मिशन नाम का एक संस्था है। उन्होंने नवरात्रों में 18 वेबिनार कंडक्ट किए। 9 सवेरे 9 रात को नवरात्रों के लिए। और हम घर से ही काम करते थे, तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये तो श्री राम और सिया राम फेस्टिवल था। और वो ऐसे ऐसे दिग्गजों को लाए थे जो सच में ज्ञानी थे, जिन्होंने संस्कृत वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, जो अयोध्या गए थे, उन्होंने वहाँ के जो एक्चुअली सब कुछ जानते थे। वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील या वो सब नहीं थे, जो और सच में भक्त थे, भक्ति भाव से आए थे। तो मैंने कहा इतना सारा इन लोगों के जीवन भर का ज्ञान जो वो 1 घंटे में बांटेंगे, ऐसा खजाना तो कभी नहीं मिलने वाला। मुझे तो ये सारे वेबिनार्स अटेंड करने हैं। तो मैंने वो 19 वेबिनार अटेंड किए। 9 in the morning and 9 in the night। और मैं जैसे आपको पहले बताया था पॉडकास्ट की श्री रामचरितमानस तो पढ़ ही रही थी, तो मैं उसी समय भक्ति भाव से ओतप्रोत थी, रामायण के तत्व से ओतप्रोत भी थी। एंड वाल्मीकि रामायण से मैं हिस्ट्री पढ़ चुकी थी, जिसके कारण मेरा मन खुल गया था। एंड बिकॉज ऑफ रामचरितमानस भक्ति भाव आ गया था। तो ये सिया राम कनेक्शन था, क्योंकि मैं रामायण से इतनी परिचित हो गई और मैं श्री राम को समझने लगी, देवी सीता को समझने लगी। और मैंने देखा कि श्री राम और देवी सीता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अरे बिल्कुल नहीं। वह केवल एक दूसरे के प्रेम में थे और धर्म के मार्ग पे चल रहे थे। फिर भी उन्होंने कितने दुख काटे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जब देवी देवताओं को धरती पे आके इतना दुख काटना पड़ता है, तो हम कौन है? हमें भी अपने भाग्य के दुख काटने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं सीताराम जी की जो पूरी कहानी है, जो उनकी पूरी लाइफ जर्नी, यही हमको मैसेज भी देती है, इंस्पायर भी इसका। और हम कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को उनसे रिलेट भी कर लेते हैं। जब आपको उनसे प्रेम होने लगता है तो हम हर एक चीज़ में उनको देखने भी लगते हैं, वो रिलेट होने लगता है कि इस सिचुएशन में वो होते तो क्या करते, ये चीज़ दिमाग में आती है। एग्जैक्टली वो होते तो आपने देखा कि श्री राम एंड देवी सीता ने कभी नहीं बोला हमारे साथ ये हो रहा है, इसने ये किया। वो कभी विक्टिम मोड में नहीं गए। विक्टिम मोड कभी नहीं खेला उन्होंने, बिल्कुल। मुझे लगा ये मेरे रोल मॉडल्स हैं। विक्टिम मोड में जाओ ना तो फिर आप नीचे 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 फिर डिप्रेशन में मर ही जाओगे। मैंने कहा यही मेरे रोल मॉडल्स हैं, और फिर मैं भी विक्टिम मोड में नहीं जाऊँगी। और थैंक गॉड मुझ में उस समय ये बुद्धि आ गई कि मैं वहाँ चली गई, क्योंकि आगे बहुत मेरी यात्रा ऐसी थी कि बहुत बार मैं अंधकार में डूब रही थी। शायद ये नहीं होता तो मुझे फिर आगे हेल्प लेनी पड़ती। सही बात है। अब राम तो हमारे ऐसे हैं जो मंत्रा को भी माँ कह सकते हैं। तो सारी जो फसाद की जड़ थी, जहाँ से आग लगी थी, उसे भी माँ कह के संबोधित करते, तो वो विक्टिम मोड में जाने वाले व्यक्ति तो थे ही नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तक की जो आपकी पूरी जर्नी रही है, राइट फ्रॉम डिटेक्ट होने से लेके आज हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ तक के पूरे जर्नी में आपने क्या सीखा, मैं ये जानना चाहूँगा। एक आउटकम निकल के आता है इन सब का, आप क्या उसको देखती हैं, कैसे देखती हैं? ओ माँ, इतने सारी बातें सीखी हैं। तो ये इसमें हर चैप्टर में कुछ कुछ सीख है, बट जो सीख मेरे पास सबसे पहले आई थी, मैं आपके साथ आज वो बांटती हूँ। बिल्कुल। एक मैंने बुक पढ़ी थी, उस बुक का पूरा मैसेज ही एक था कि ये कैंसर आपको क्यों आया। जैसे कि कैंसर मुझे कुछ एक बहुत बड़ी अच्छी बात सिखाने आया, तो मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि ये नया आपने कहा कैंसर आपको बहुत बड़ी बात सिखाने आया। ये उस बुक का प्रेमिस था। ओके। किसी सर्वाइवर ने लिखी थी शायद, या किसी डॉक्टर ने, और उसने बहुत सारी केस स्टडीज की थी कि लोग उनको बताते थे कैंसर मेरे जीवन में इस कारण आया, जो भी आया। तो मैं बहुत चिढ़ गई थी। मैंने कहा कैंसर को प्लीज़ कोई क्रेडिट मत दो। अगर जो मैं सीख रही हूँ, मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि आसपास के लोग मुझे सिखा रहे हैं, मेरे वातावरण ने सिखाया, माता पिता ने, और ये जो मैंने रामायण से सीखा है वो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रही है। कैंसर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग वॉन्ग नहीं बना रहा है।
वो निमित्त बन गया चलो कि तो मैं बहुत चिड़ी हुई थी उस बुक के प्रेमिस से। नया नया कैंसर था और कीमो का पेन था बॉडी में। तो मैंने एक उसमें लिखा है, एक छोटा सा चैप्टर लिखा है कि मैं कुछ देवता स्वरूप नहीं बन गई हूँ इस सब से निकल के, मैं कुछ हायर बीइंग नहीं बन गई हूँ, मैं बहुत क्षमावादी नहीं बन गई हूँ, मैं ऐसा कुछ हायर बीइंग नहीं बन रही हूँ, कैंसर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाया। मैं जो थी मैं एग्जैक्टली वैसी ही हूँ। एक चीज़ अगर सीखी है तो मैंने ये सीखी है कि हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, जबकि कुछ नहीं है। कुछ हद तक हमारे विचार और कुछ हद तक हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में हो मुझे सकते लगता हैं, है विचार ही कंट्रोल में रह सकते बट हैं। वो कितना कठिन है। हाँ, अपने हाँ, मन बिल्कुल, वो हर किसी के नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। कुछ हद तक केवल विचार और कर्म। तो अगर मेरी कोई सीख है तो हमको इस कंट्रोल के भ्रम में से निकलना चाहिए, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और फिर जो परिणाम है हमारे कर्म का, जैसे भगवत गीता में सिखाया है, वो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सही। ये मैं बोलूँगी कि मैंने दिस सीखा है। ब्रिंग्स की हमने जहाँ से शुरुआत की सरेंडर से, और ये पॉडकास्ट भी सरेंडर की तरफ ही एंड में बढ़ रहा है। एक अंतिम चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अब तक की मैंने आपकी पूरी जर्नी सुनी, आपकी तकलीफ़ों को जाना, पोस्ट ट्रीटमेंट की आपकी अब जो हीलिंग प्रोसेस चल रही है उसको भी हमने समझा। ये आज के समय भी ऐसे हज़ारों लोग हैं, शायद हमारे ऑडियंस में भी कोई ऐसा होगा जो ये लड़ाई लड़ रहा है, जो कैंसर से जूझ रहा है। आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को भी कुछ सिखाना या मैसेज देना, क्योंकि स्पेशली कैंसर, क्योंकि सब लोगों की परिस्थिति अलग होती है। नहीं, मैं आपसे चल मैं इसको रिफ्रेम कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आप आज से वो पुरानी वाली आरती को क्या मैसेज देंगे अगर वो ही आपके सामने आ उसको तो जाती मैं है? कुछ नहीं बोलूँगी, वो सुनने वाली नहीं है। अच्छा, सुनेगी भी नहीं? हाँ, तो फिर ऑडियंस को मैसेज दीजिए। बट मैं बस फिर भी क्लियर कर दूं, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग है, सबका सपोर्ट सिस्टम अलग है, सबके कैंसर्स अलग है, सबके स्टेजेस अलग है। तो मैं किसी को कुछ कहने की योग्य नहीं हूँ, पोजीशन में नहीं हूँ, बट मैं ये बता सकती हूँ जो मुझे हेल्प किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार कहा था कि तू जो फील कर रही है तू फील कर, हर इमोशन को आने दे, क्योंकि और एक इमोशन भी नहीं आता है, कितने इमोशंस आते हैं। कभी डर लगता है, कभी क्रोध आता है, कभी कन्फ्यूजन आती है, कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अजीब ऐसे ऐसे इमोशंस आते हैं जो आपको पता भी नहीं था आपको आ सकते हैं, और इतने अति में आते हैं। तो उन्होंने कहा था आने दे, और फिर उनको फील कर, और फिर उनको जाने भी दे। उन्होंने कहा था कि ऐसे तू करेगी तो तू इमोशन को नियंत्रण में रख पाएगी, इमोशन तेरे को नियंत्रण में नहीं करेगा। फिर मैं एंगर और फियर के इमोशन से काम नहीं करूँगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंगर है इमोशन, और फिर उसको जाने दिया। अब मैं कंट्रोल में हूँ, मैं थोड़ी फ्री हूँ, अब मैंने उसको फेस कर लिया है। तो अगर कोई कैंसर छोड़ो, किसी भी परिस्थिति से बीत रही है किसी के ऊपर कुछ भी टाइप की चीज़, तो आपको जो फील करना है आप कीजिए। आपको लग रहा है मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, डर लग रहा है, ठीक है, बट उसके आगे बढ़िए, उनको मुक्त कर दी, थैंक यू बोलिए, आप आए, इमोशंस आया, मेरे लिए आया, थैंक यू, अब आप जाइए, अब मैं अपनी परिस्थिति से डील करूँगा। उसको आप कंट्रोल करिए, इमोशन को, इमोशन पे अपने कंट्रोल मत करने दीजिए। Got it. एंड दूसरा जो मैं अपने आप से कहती हूँ, ये कहती हूँ कि एक मैंने बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ा था, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, बट श्री रामचरितमानस के साथ में एक दो पुस्तकें और पढ़ रही थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि एक पेड़ के पत्तों पे ओस पड़ी हुई है, वो पत्तों पे ना ओस जमा होके पत्ते की कोने पे आ गई और लटकी हुई है वहाँ पे। वो जो एक बूंद है वो हमारे प्राणों का प्रतीक है, किसी भी क्षण गिर सकते हैं। क्या बात है। और 2025 इस वर्ष ने हमें अगर कोई बात सिखाई है तो यही सिखाई है कि ये हमारे प्राण किसी भी समय जा सकते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, इस मोह में इतना नहीं पड़ना चाहिए। ये माया है, ऑफ कोर्स हम सब, मैं भी मोह में, बट जो मुझे हल्का हल्का पता चला है कि इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब माया है, एक दिन मृत्यु आएगी, ये हमें याद रखना है। बट फिर भी जब तक वो दिन आता नहीं, मृत्यु की छाया में भी नहीं रहना है, ये मैं कहूँगी। खुल के जीना है, मस्त रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, यही पूरे इस पॉडकास्ट का निचोड़ रहा है। और मुझे वाकई बड़ी खुशी हो रही है, बहुत चीज़ें मैंने जाना। मैं फर्स्ट टाइम किसी कैंसर सर्वाइवर की पूरी जर्नी को सुना हूँ, और मुझे नहीं पता था कि इतना इंस्पायरिंग भी कोई हो सकता है इन सबको फेस करने के बाद भी।
अब वही बात है, लोग विक्टिम मोड पे चले जाते हैं, लोग कंप्लेनिंग मोड पे चले जाते हैं, बट मैंने आपके अंदर वो कहीं भी नहीं देखा उस चीज़ को। आपने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसको ख़त्म ही कर दिया एक तरह से, और मैं आशा करता हूँ इसी तरह आप लोगों को और भी इंस्पायर करती रहेंगी। हम आगे भी आपके साथ में पॉडकास्ट करेंगे अध्यात्म को लेके। मैं आप चाहूँगा कि इस पर एक पॉडकास्ट हो, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे हो, उस पर सिर्फ अध्यात्म की चर्चा हो, काफ़ी डीप टॉपिक होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज को दूर तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, पता नहीं कौन कहाँ सुन रहा है और किसी को हेल्प हो जाए। बिल्कुल, मेरा उद्देश्य यही होता है। मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है, सही जानकारी सही लोगों द्वारा सही लोगों तक पहुँचती रहे। यही मेरा उद्देश्य इस पूरे चैनल का रहा है। फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।